तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी 9th का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स हम 2-4 दिन में ख़त्म करने वाले हैं। पहला आपके पास टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जब हम मैटर की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारे क्या है, मैटर हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे वो निर्जीव है या सजीव है, सब क्या है, मैटर हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको जो देखने को मिलता है, यहाँ पे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहला था यहाँ पे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और इसमें लिखा गया है कि पहले क्या था, यहाँ पे 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। पहला था कि पहली विचारधारा थी कि जिसमें कहा गया था कि जो पदार्थ होता है वो सतत होता है, यानी कि एक लकड़ी की तरह होता है। और दूसरी विचारधारा थी, इसमें कहा गया था कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, या इसमें कहा गया है पदार्थ रेत के कणों की तरह होता है, या पदार्थ रेत की तरह होता है जो कणों से मिलकर बना होता है। 2 विचारधाराएं आपके पास यहाँ पे थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप भी दिया गया है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। तो इसमें क्या है कि पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि एक 100 ml का बीकर लें, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और इस पे आधे बीकर में पानी को भर देना है, और यहाँ पे आपको मार्क लगा देना है कि इतना हमारा पानी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप इसमें नमक ऐड करेंगे या तो आप इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप चीनी और नमक को ऐड करेंगे, इसके बाद जो आपने मार्क लगाया था, इस मार्क को यहाँ पे फिर से देखना कि जो पानी है वो इस मार्क से ऊपर उठा कि नहीं उठा। तो आप क्या पाएंगे कि इस मार्क से ऊपर पानी नहीं उठता है। जिसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण ये होता है कि जो पानी है, पानी के कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है जिसे हम कहते हैं अंतराणुक स्थान। ठीक है, तो जो चीनी को हम यहाँ पे घोलते हैं या नमक को यहाँ पे घोलते हैं, तो उसके कण जो ये अंतराणुक स्थान है यहाँ पर फिट हो जाते हैं, जिससे कि जो पानी का लेवल है वो ऊपर नहीं उठ पाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। और नेक्स्ट इसमें था ये वाला यहाँ पे चित्र है, तो मैं ये आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे था, अब हम पोटेशियम परमैंगनेट की यहाँ पे बात करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में हम घोल लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट आपके पास है, आपने इसके 2-3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में यहाँ पे घोल दिया है। ये 100 ml पानी है, और यहाँ पे हमने इसमें 100 ml पानी में पोटेशियम परमैंगनेट घोल दिया, और इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। तो जैसे आप देखेंगे, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से 10 ml, इस वाले बीकर से 10 ml आपको निकाल लेना है और दूसरे बीकर में यहाँ पे ऐड कर देना है, और इसमें भी आपको क्या करना है, पानी मिला देना है। 90 ml आपको यहाँ पे पानी मिला देना है, और 10 ml जो पहला वाला बीकर था, यहाँ से पोटेशियम परमैंगनेट का घोल निकाल लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आप वैसे करोगे, जो ये दूसरा वाला घोल यहाँ पे है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसे 10 ml यहाँ पे निकालोगे और तीसरे वाले बीकर में यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ फिर 90 ml पानी। ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे तो देखेंगे कि बहुत देर तक यहाँ पे क्या है, पानी का कलर थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि सपोज कोई चीज़ है आपके पास जिसमें गंध आती है, सपोज आप पेट्रोल को ले लो या किसी भी चीज़ को ले लो, तो आप देखोगे कि आप उस पेट्रोल में, या हम निरमा की बात करते हैं, सपोज आपने पानी में निरमा मिलाया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एक दूसरी बाल्टी में पानी लोगे और उसमें थोड़ा सा जो निरमा या वॉशिंग पाउडर जो निरमा होता है उसका घोल है, तो दूसरी बाल्टी में जिसमें कि पूरा प्योर पानी है उसमें मिला दोगे, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा वहाँ पे भी स्मेल रह जाती है। इसके बाद जितने बर्तनों में आप उस पानी को मिलाओगे वहाँ पे थोड़ा सा स्मेल रह जाती है। इसका मतलब है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पदार्थ के
कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, इसको ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं या पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा होती है, कणों की गतिज ऊर्जा होती है, वो तापमान के साथ क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये क्लियर करना है। नेक्स्ट है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। एक तो चीज़ आपको यहाँ से याद करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाओं को हम शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। तो पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, हो सकता है आप लोगों को पता हो, और यदि आपको नहीं पता तो यहाँ पे हम बताते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जनरल भाषा में। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। लेकिन इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त भी यहाँ पर 2 अवस्थाएँ होती हैं। जो फोर्थ वन है वो है प्लाज्मा, और फिफ्थ वन है बी, ई और सी, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 2 अवस्थाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पदार्थ की मुख्य रूप से पाई जाने वाली 3 अवस्थाएं की। ठीक है, तो इसमें पहला है ठोस अवस्था। तो ठोस आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती होंगी, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा हो गया, जैसे कि लोहे की कोई रॉड आपके पास है, या कोई बर्तन आपके पास है, वो सारे क्या हैं, ठोस हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं द्रव की, आपने पानी देखा होगा, पानी क्या है, एक द्रव है। पेट्रोल क्या है, एक द्रव है। तो और जब हम गैस की बात करते हैं, गैस के बारे में आपको पता है। और इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, जो ठोस होता है उसका अपना आयतन होता है, वो स्थान घेरता है। ठीक है, उसका अपना आयतन होता है और वो स्थान घेरता है। लेकिन जब हम द्रव की बात करते हैं, जब हम द्रव की बात करते हैं, द्रव भी क्या करता है, द्रव का आयतन तो होता है लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। जबकि हम ठोस की बात करते हैं, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और उसका आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन द्रव की जब हम बात करते हैं, उसका आयतन तो निश्चित होता है। यदि हम 1 लीटर पानी की बात करते हैं तो वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, चाहे हम उसे किसी भी बर्तन में डाल लें। लेकिन यदि हम उसे ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का आकार ले लेगा, जग में डालते हैं जग का आकार ले लेगा, बोतल में डालते हैं तो बोतल का आकार ले लेगा, और यदि हम उसे किसी अन्य बर्तन में डालते हैं तो उसका आकार ले लेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो द्रव होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। थर्ड वन है गैस अवस्था। तो गैस के बारे में आपको पता होगा। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं द्रव का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो बाह्य बल लगाए जाने पर जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड का आकार क्या होता है, बदल जाता है, और बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे उदाहरण था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठोस, द्रव और गैस में सबसे अधिक संपीड़ितता या कंप्रेशन किस में हो सकता है। तो जनरली सब लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किस में होगी, गैस में होगी, और उसके बाद द्रव में होगी, और
ठोस में ना के बराबर संपीड़ितता या कंप्रेशन होता है। ठीक है, आपने एलपीजी की बात की होगी, तो यहाँ पे एलपीजी के बारे में लिखा गया है कि एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब हम ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं तो कोई भी पदार्थ है वो सबसे पहले जैसे ठोस है, उसके बाद वो द्रव में बदलेगा और द्रव से गैस में बदलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कपूर की, तो कपूर की जब हम बात करते हैं, यदि हम कपूर को जलाते हैं तो वो सीधे गैस में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी कि जब हम ठोस पदार्थ को जलाते हैं और वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। द्रव में यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, सीधे ठोस से गैस में यहाँ पे परिवर्तन होता है, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जिस पदार्थ का सीधे ऊर्ध्वपातन होता है उसे हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अवस्था परिवर्तन भी हमने यहाँ पे कर दिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सब रीजन था ठोस का द्रव में परिवर्तित होने का। यानी कि यहाँ पे कहा गया है, यदि हमारे पास कोई ठोस है, हम इसको यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसका तापमान जब बढ़ाते हैं तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है, और कुछ टाइम बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसके कण अपने नियत स्थान को छोड़ करके स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और जब ये स्वतंत्र होकर गति करने लगेंगे तो ये सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इस द्रव को भी यदि गर्म करते हैं तो इसमें भी सेम यहाँ पे प्रक्रिया होगी और ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके पास है। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि वह तापमान, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, इसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है 273.15 केल्विन, या हम इसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 273 केल्विन। और 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। तो आप यदि बर्फ़ को पिघलाते हैं या उसे गर्म करते हैं, तो जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती है या पूरी बर्फ़ का पानी नहीं बन जाता है, तब तक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पे केल्विन से, या हम कह सकते हैं किसी भी तापमान को केल्विन में चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसमें यदि दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है और इसको केल्विन में चेंज करना है, तो आप इसमें 273 केल्विन को ऐड कर लोगे, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाते हैं, यदि पूछा गया है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, और यहाँ पे आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन में नहीं है, तो यदि आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का क्वथनांक होता है या जल उबलने लगता है, और केल्विन में आपके पास आंसर दिए गए हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, 273
केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होगा, तो ये होगा 273 + 100 = 373 केल्विन। तो आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो आपको पता है जब कंप्रेस किया जाता है गैस को तो वो लिक्विड अवस्था में बदल जाती है। आपने पेट्रोलियम को देखा होगा या एलपीजी को देखा होगा। तो यदि जो एलपीजी है, एलपीजी में गैस को हमेशा क्या कंप्रेस करके रखा जाता है, और इसीलिए आपको लगता है कि जो आपके सिलेंडर हैं घर में, एलपीजी के सिलेंडर, उनमें जो गैस है वो लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा, इसके बीच कणों की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके बीच की दूरी कणों की दूरी कम हो जाएगी, और कणों की दूरी कम होने के कारण क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। ठीक है, इतना यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वाष्पीकरण के बारे में लिखा गया है। तो वाष्पीकरण क्या होता है आप लोगों को पता होगा। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक होता है, तो इसके बारे में जानते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें लिखा गया कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, और द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। तो इसमें लिखा गया है कि द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाष्पीकरण था। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। तो द्रव्य क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और गैस के कणों में सबसे कम होता है। ठीक है, और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, फिर द्रव के कणों के बीच होता है, और लास्ट में सबसे कम आकर्षण बल होता है गैस के कणों के मध्य। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच में रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार आप कर सकते हैं, एक तो टेम्परेचर से कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, और दूसरा है प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके आप पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में आ जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाष्पीकरण क्या है, एक सतही परिघटना है। यदि हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की गति भी यहाँ पर तेज हो जाती है, और यदि हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो भी वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कुछ मात्रक आपको दिए हैं, कुछ राशियाँ आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले
तापमान का मात्रक होता है केल्विन और इसका प्रतीक होता है के। लंबाई का मात्रक आपको पता है मीटर होता है और प्रतीक होता है स्मॉल m। संहति का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, और इसका होता है प्रतीक केजी। भार का मात्रक होता है न्यूटन, इसको हम n से डिनोट करते हैं। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर या मीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। और घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी पर मीटर क्यूब। और दाब का मात्रक होता है पास्कल और इसको पी से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे सेल्सियस में आपको इनको परिवर्तित करना है। तो सेल्सियस में कैसे परिवर्तित आप इनको करोगे, तो मैंने कहा था 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री होता है और यहाँ पे 300 केल्विन है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 273 इक्वल टू 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। और इसको यदि आपको चेंज करना है तो 273 आप किस में से माइनस करोगे, 573 में से माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आप यहाँ पे इसको केल्विन में चेंज करके देख लेना। 273 आप ऐड करोगे तो ये पहला हो जाएगा 298 डिग्री केल्विन, 298 केल्विन, और दूसरा हो जाएगा 373 डिग्री सेंटीग्रेड है और 273 आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। तो ये आपका पहला चैप्टर था, इसको आप आराम से देख लेना। कोई भी इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।